वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी भाई? सभी लोग आ जाइए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस सेशन को। काफी अच्छे क्वेश्चंस आज आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ। चलिए, मिक्स क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है? सभी लोग आ जाइएगा धीरे धीरे करके, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के मिक्स क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ भाई, और इन सभी को बनाना, अगर आप इनको बना लेते हो मतलब आपके एग्जाम में बढ़िया हो जाएगा सब चीजें, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी विद आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे और फटाफट से आंसर करना स्टार्ट करेंगे। द एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन टू इनकलकेट इन स्टूडेंट इज। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से क्या विकसित करना है? जल्दी बताइए। कुछ करने की जरूरत नहीं है और, ठीक है? और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए, फर्स्ट का किसने आंसर दिया है? मीनू ने फर्स्ट का आंसर दिया, फर्स्ट का ए है। चलो हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? बाद में फिर 2-3 मिनट के लिए बाद में जैसे ही सेशन आपका एंड करूंगी ना, तब हम बातें कर लेंगे, ठीक है? बाकी कोई जरूरी बातें हैं तो ही आप यहाँ पर बताइए, बाकी अदरवाइज फिर आप आंसर्स करिए। आईसीटी की क्लासेस, ठीक है, मैं मैनेज करती हूँ, ठीक है? कंप्लीट तो नहीं करवा पाऊंगी, बट हाँ मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं कोशिश करूंगी कि मैनेज कर दूं, ठीक है? प्लेलिस्ट सेम नाम से है, आपको प्लेलिस्ट का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन आप जब प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करेंगे तो तीसरे चौथे नंबर पर आपको यही मिलेगी, ठीक है? टीचिंग एप्टीट्यूड चंडीगढ़ टीजीटी के लिए करके आपको ऐसे करके मिलेगी, ठीक है? तो चलो यहाँ से, और फर्स्ट का ए जिसने भी मार्क किया है वो बिल्कुल सही है। फर्स्ट का ए जिसने भी मार्क किया है बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पर वैल्यू एजुकेशन की बात करिए, और वैल्यू की जब भी बात आती है हमारे नैतिक मूल्य यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है? सारी क्लासेस का प्लेलिस्ट है, सभी 21, 22, 23 कितने जितने भी क्लासेस हो चुकी है सब उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जहां पर आपको समझाने की चीजें होगी वहां पर मैं समझाते हुए चलूंगी। अदरवाइज हम आप ये कह लो कि 25 क्वेश्चन है यहाँ पर, और 25 क्वेश्चन को जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि आप अपना टाइम भी मैनेज कर पाएंगे, ठीक है? इससे आप अपना टाइम भी मैनेज कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब जल्दी जल्दी से फटाफट सभी लोग अपनी सारी समस्याओं को साइड में रखते हुए आंसर करेंगे। अपने टाइम को देखो, कितने टाइम में आप क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हो और आपका कौन सा क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है ये देखो बस, फिर लास्ट में बातें कर लेंगे, ठीक है? चलो सेकंड क्वेश्चन को रीड करो भाई। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द ट्रू इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल। निम्नलिखित में से किस विधि से छात्रों का सही मूल्यांकन संभव है? छात्रों का सही मूल्यांकन किससे संभव है बताइए? छात्रों का सही मूल्यांकन किससे संबंध है? चलिए, सेकंड का आप क्या मार्क कर रहे हो? सेकंड का डी मार्क कर रहे हो, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। एक कुछ और भी लिखा है इसमें, सिर्फ फॉर्मेटिव को देख के एकदम से मत क्या करो कि फॉर्मेटिव है तो चलो ये आंसर हो जाएगा। कुछ और भी लिखा है इसमें, ठीक है? सेकंड का सी जो भी मार्क कर रहा है बिल्कुल सही है, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। हम कितनी बार हमने सीसी पढ़ा है ना भाई, सीसी पढ़ा है सबने, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हमने पढ़ा है कि इवैल्यूएशन जो है आपका वो लगातार चलते रहना चाहिए, ये प्रक्रिया आपकी नहीं रुकनी चाहिए है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। तो सेकंड का सी आप मार्क करेंगे। बस ये ध्यान में रखना है, जैसे आपसे अब यहाँ पर गलती हो गई है ना, ऐसे पेपर में ना हो, ठीक है? आपको एक बार चारों ऑप्शंस को, जितने भी ऑप्शन आपके आते हैं उनको शांति से बैठ करके रीड करना है, उसके बाद आप किसी भी नतीजे पर पहुंचेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक चीज पढ़ के कि हाँ ये तो अच्छी लाइन लिखी हो या फिर एक पॉजिटिव वर्ड लिखा हो, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका आंसर हो, ठीक है? कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे, और एंड में सभी काउंट करते रहेंगे। एंड में मुझे बताएंगे कि कितने 25 में से कितने नंबर आपके यहाँ पर बन रहे हैं। 20+ जिसके मार्क्स होंगे ना वही यहाँ पर ये सोचिएगा कि मेरी तैयारी अच्छी है। थर्ड क्वेश्चन को रीड करेंगे। Suppose a student wants to share his problem with his teacher and he visit the teacher's house for the purpose. The teacher should, एक बच्चा है जिसको कोई समस्या आ गई है तो वो अपने टीचर के घर पे जा रहा है, तो एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए? खुद को मान लो आप सभी टीचर सेलेक्ट हो चुके हो और अब बताओ कि अब आपको क्या करना हो, क्या करना चाहिए, ठीक है? चलो, कॉन्टेक्ट द स्टूडेंट पेरेंट एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
छात्र के माता पिता से संपर्क करना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। सजेस्ट हिम दैट ही शुड नेवर विजिट हिज हाउस, या फिर सजेस्ट हिम टू मीट द प्रिंसिपल, कहना चाहिए कि आप प्रिंसिपल के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो। या फिर एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल, उसको उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए और उसका मनोबल जो है वो बढ़ाना चाहिए। चलिए, इसमें तो सोचना ही नहीं है, इसमें क्या ही सोचना है भाई। बिल्कुल सही बात है, 3 का डी यहाँ पर जो भी मार्क करें वो बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शंस आपके किसी भी एंगल से ठीक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, मैंने आप सभी को कहा था कि मैं आपका जो स्पेशल एजुकेटर का जो पीआरटी का और जो आपका टीचरी का पेपर हुआ था उसके भी क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी। तो उसमें एक चीज ये है कि 90 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, 90 आपके जो पीआरटी है उसमें है और 90 क्वेश्चन आपके टीजीटी में है। अगर आप चाहते हैं तो मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करा सकती हूँ, एक दिन 90 क्वेश्चन कर लेंगे, एक दिन 90 क्वेश्चन कर लेंगे, बट वो स्पेशल एजुकेशन का पेपर है और स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड ही वो 90 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसमें। ठीक है, और आपको तो पता ही है भाई, आपका 1 या 2 क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड, इंक्लूसिव से, और आपका जो लर्निंग डिसेबिलिटी करके उससे सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। तो या तो मैं ये कर सकती हूँ कि आपको मैं ये दोनों पेपर विद आंसर की टेलीग्राम पर भेज दूं, जिससे आप खुद उनको सॉल्व कर लें। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं ही सॉल्व कराऊं, तो फिर आप मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 दिन करके इसको खत्म कर दूंगी। आप बता देना मुझे कि 90 क्वेश्चंस क्या मुझे इधर सॉल्व कराना चाहिए, या फिर मैं आपको पेपर के साथ आंसर की दे दूं जो भी ऑफिशियल है, और फिर आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना भाई। तो 3 का डी हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, मैं कमेंट देखूंगी कि कौन कौन करता है भाई, किसको क्या चाहिए है, क्योंकि आपके 1-2 क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। और ये मैं आपको बोलती हूँ कि ये अगर आपने 90 क्वेश्चन ये और 90 क्वेश्चन ये अगर आपने कर लिए ना, तो आपका वो 2 नंबर जो है, जो भी आपका जितने नंबर का पूछा जाएगा वो आपके पक्के इन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है, यही करवा दो सोल्व। ठीक है, चलो 4th क्वेश्चन पर चलिए, आज फटाफट से आप आंसर करना स्टार्ट करिए, बहुत कम समय लेंगे इन क्वेश्चंस को करते हुए। ठीक है, when some students are deliberately attempting to disturb the discipline of the class by making mischief, what will be your role as a teacher? कोई बच्चा है जो आपको परेशान कर रहा है, आपकी क्लास का जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? बताओ क्या करोगे भाई? उस बच्चे को बाहर निकाल देंगे, एक्सपेल कर देंगे, उस बच्चे को अलग थलग कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, या फिर अपने अधिकार से समूह को सुधारना, या फिर गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड इंप्रूव देयर बिहेवियर। चलिए आप करवा देना कोई के एक क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो हमें और भी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, फिर एक सेट में कल लेकर के आती हूँ। ठीक है, 90 क्वेश्चंस की, बट वो 90 क्वेश्चंस हम लेस देन 90 मिनट में खत्म करेंगे। ठीक है, लेस देन 90 मिनट में वो 90 क्वेश्चन, आप ये सोच लेना कि रैपिड फायर चलेगा फिर उसमें। ठीक है, फिर देखती हूँ कि आप लोग कितना अच्छे से करते हो उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का क्या मार्क कर रहे हो? डी, बहुत बढ़िया। ठीक है, 4 का डी आप मार्क करेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट करना अभी मुझे सही नहीं लगता है। और यहाँ जितने भी क्लासेस अब मेरी आएंगी ना, बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ऐसे ही फटाफट से चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इतना एक्सप्लेनेशन नहीं मांगते हैं। जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पर मैं खुद दे दूंगी। ठीक है, 5th क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अ प्रोजेक्टेड एड? बताओ। मैंने आप सभी को टीएलएम करवाया है, टीचिंग लर्निंग एड्स आप सभी को करवाए हैं, और उस टीएलएम में मैंने सारे करवाए हैं, ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल दोनों, जिसमें मैंने आपको कहा था कि एक प्रोजेक्टेड भी होता है, एक नॉन प्रोजेक्टेड भी होता है। हाँ, इसलिए ठीक है, मैं अभी नहीं लूंगी। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं लूंगी। चलो बताओ, प्रोजेक्टेड एड बताओ, सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे अभी, लास्ट में डाउट होंगे। ठीक है, 5th का सी, बहुत बढ़िया है भाई, जिसने भी एपिडाइस्कोप मार्क किया बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, आपका ब्लैक बोर्ड तो क्या है भाई, आपका प्रोजेक्टेड नहीं है ना। प्रोजेक्टेड वो होता है जो आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हो, जिसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। डायरोमा होता है आपका काइंड ऑफ मॉडल की तरह होता है, जो मतलब 3D फॉर्म में किसी भी चीज को, ठीक है, वो डायरोमा होता है। ग्लोब आप सभी को पता है, लेकिन जो एपिडाइस्कोप है, इसकी हेल्प से हम किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर लाइट डाल के उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो आप एपिडाइस्कोप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलो, 6th क्वेश्चन। A teacher is said to be fluent in asking question if he can ask
एक शिक्षक को प्रश्न पूछने में निपुण कहा जाता है यदि वो अगर वो कैसा प्रश्न पूछे कि उसको निपुण कहा जाएगा। फिफ्थ का हो गया, सिक्स का मार्क करिए। मीनिंगफुल क्वेश्चन अगर वो पूछता है, एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, यथासंभव अधिक से अधिक प्रश्न अगर वो पूछता है तो फिर उसे फ्लुएंट कहा जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी भी निर्धारित समय में, मैनी मीनिंगफुल क्वेश्चन इन ए फिक्स्ड टाइम। चलिए ऐसे डी मत लिखो, मतलब समझ में नहीं आता, ठीक है। 6D या फिर 6A ऐसे करके लिखो, 5 इतना ऐसे लिखो, ठीक है। चलिए तो सोच समझ के रिप्लाई करना, बहुत फास्ट चल रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो क्वेश्चन को। जो डी दे रहा है ना, डी क्यों दे रहे हो भाई इस चीज का? डी किस लिए दे रहे हो इस चीज का आंसर? वेल डन। पूजा गौतम ने बिल्कुल सही मार्क किया, तुषार बिष्ट ने सही मार्क किया। मीनिंगफुल क्वेश्चन आएगा, मीनिंगफुल क्वेश्चन। अगर एक शिक्षक सार्थक प्रश्न यहाँ पर अगर पूछ रहे तो फिर वो फ्लुएंट कहा जाएगा, ठीक है। एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल का यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए बोलती हूँ सारे ऑप्शंस को पॉजिटिव माइंड के साथ होते हुए एक बार तसल्ली से पढ़ लिया करो, ठीक है। 6 का ए, कोई डाउट है इसमें तो बोलो। 6 का ए आएगा यहाँ पर, डी नहीं आएगा। 7th देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर। किसी भी शिक्षक के लिए कौन सा गुण सबसे आवश्यक होता है? ही शुड बी अ लर्न पर्सन, ही शुड बी वेल ड्रेस्ड पर्सन, ही शुड हैव पेशेंस, ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट। चलो 7 का, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हो और हो चुके हो आप कंफ्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी, देखो क्रूशियल मान के चलो, सबसे ज्यादा जरूरी क्वालिटी एक शिक्षक की क्या होनी चाहिए है? क्रूशियल क्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वाली क्वालिटी। क्या उसे लर्न पर्सन होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, पेशेंस, या फिर एक्सपर्ट? तो जो भी एक्सपर्ट मार्क कर रहा है वो यहाँ पर आंसर नहीं आएगा। देखो अगर एक शिक्षक है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सपर्ट होगा, बट यहाँ पर मोस्ट एसेंशियल की बात हो रही है, आप कह सकते हो क्रूशियल की बात हो रही है, जो ज्यादा जरूरी है। जिसने भी इसका आंसर सी मार्क किया है वो सही है यहाँ पर। पेशेंस, धैर्य एक शिक्षक में बहुत जरूरी चीज होती है, धैर्य, ठीक है। डी और सी में कंफ्यूजन मत रखो, सी आंसर है, ठीक है। डी तो होता ही है, अगर कोई पढ़ा रहा है आपको तो वो एक्सपर्ट है, वो बहुत चीज पीछे उखाड़ के आ रहा है, ठीक है। आप अगर पढ़ाएंगे तो आप एक तो टेट एग्जाम जनरल का निकाल के जाएंगे, एक आप इस नौकरी वाला निकाल के जाएंगे, है ना। तो आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज बढ़िया वाली है। यहाँ पर इसने मोस्ट एसेंशियल की मांग करी है, तो इसलिए इसका आंसर पेशेंस ही आएगा, ठीक है, पेशेंस ही आएगा। तो धैर्य किसी भी शिक्षक में सबसे ज्यादा जरूरी क्वालिटी है जो होनी चाहिए, ठीक बात। चलो नेक्स्ट चलो, 8th क्वेश्चन देखो, फॉर मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अलाउ स्टूडेंट्स टू डू व्हाट दे लाइक, बच्चों को वही करते रहना, मतलब करने देना चाहिए जो उनको पसंद है। या फिर डील विद द स्टूडेंट स्ट्रिक्टली, give the student some problem to solve, deal with them politely and firmly। चलो इसका तो इजी सा ही आंसर है, 8 का आंसर मार्क करिएगा। पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है, पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। एक बात बताओ, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, आपकी क्लास में एक बहुत जल्दी बात मानने वाले भी बच्चे होंगे, आपकी क्लास में कुछ जिद्दी बच्चे भी होंगे, आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिसको आपने 20 बार कह दिया है चुप बैठो चुप बैठो चुप बैठो, और वो चुप नहीं बैठ पाते हैं। मल्टीपल मतलब टाइप के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो पेशेंस जो चीज है ना वो बहुत जरूरी है किसी भी शिक्षक के लिए, ठीक है। 8 का आप क्या मार्क कर रहे हो? सी क्यों मार्क कर रहे हो? डी आएगा इसका आंसर, डील विद देम पोलाइटली एंड फर्मली, डी आएगा इसका आंसर, ठीक है। उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से आपको पेश आना चाहिए, ठीक है।
गुस्सैल बिहेवियर आपको नहीं दिखाना है। चलो नेक्स्ट, चलो कोई बात नहीं अगर यहाँ पर एक आधे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, पेपर में नहीं होने चाहिए। 9th पे चलिए, एन इफेक्टिव टीचिंग एड इज वन विच, एक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो, मतलब अगर वो कलरफुल है, गुड लुकिंग है, एक्टिवेट ऑल फैकल्टीज या फिर सेंसेस, ठीक है, एबिलिटीज आप यहाँ पर कह सकते हो, एक्टिविटीज ऑल एबिलिटीज, ठीक है, इज विजिबल टू ऑल स्टूडेंट, इजी टू प्रिपेयर एंड यूज। टीचिंग एड की मतलब आप कह सकते हो कि भाई क्या क्वालिटी टाइप यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, कैसी होनी चाहिए, रंगीन सुंदर चाहिए या फिर सभी इंद्रियों या क्षमताओं को सक्रिय करना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए है, सभी छात्रों को दिखाई दे, तैयार करने और उपयोग करने में आसान हो। बहुत बढ़िया भाई, इसमें सोचना ही क्या है, ठीक है। सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी इंद्रियों और क्षमताओं को सक्रिय करना इसको आना चाहिए, ठीक है। टीएलएम से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे, एड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लगाया है भाई, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो वो एक बारी देख लो। ये सार्थक भी होने चाहिए हैं, उद्देश्यपूर्ण भी होने चाहिए, मतलब जिस पर्पज के लिए आप इनका इस्तेमाल करें वो पर्पज फुलफिल होना चाहिए है। हर दृष्टि से स्टीक होना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट होना चाहिए, सरल होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए है, और इतने महंगे भी नहीं होने चाहिए कि भाई टीचर वो मतलब अफोर्ड ना कर पाए, ठीक है। और इसके अलावा वे इतने मतलब साइज के होने चाहिए कि बच्चे उन्हें अच्छे से देख सके, ठीक है, लार्ज इनफ होने चाहिए है, ठीक है, अप टू डेट होने चाहिए सभी, और सभी इंद्रियों और क्षमताओं को सक्रिय करने वाले होने चाहिए है, आसानी से ले जाया जा सकने वाले होने चाहिए है, मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि मेंटल लेवल क्या है बच्चों का उसके अनुसार होना चाहिए, ठीक है, और शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले होने चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आप सभी ध्यान में रख सकते हो। 10वें क्वेश्चन पर आ जाओ, द एसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट इज, स्पीड से ही चलेंगे भाई, ठीक है। एक प्रभावी कक्षा वातावरण का सार क्या है, एक प्रभावी कक्षा वातावरण का सार क्या है, अ वैरायटी ऑफ टीचिंग एड, लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, पिन ड्रॉप साइलेंस या फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। चलो थोड़ा सा आसान कर देती हूँ इस सवाल को, 10वें का CD प्लीज मार्क ना करें, सीओडी मार्क नहीं करना, ठीक है, कोई कर भी नहीं रहा है, ठीक बात है। 10वें का जिसने भी 10th क्वेश्चन का जिसने भी बी मार्क किया है विच इज वेरी करेक्ट, ठीक है। लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। एक इंटरेक्शन होना चाहिए, एक बातचीत होनी चाहिए स्टूडेंट और टीचर के बीच में, तभी वो प्रभावी होता है, ठीक है, शिक्षण प्रभावी होता है, आप कह सकते हो इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है। 10th का ए मार्क नहीं करे, 10th का ए नहीं आएगा, 10th का सभी लोग बी मार्क कर रहे हैं। तुषार बिस्ट मैं आपको बोल रही हूँ जी, 10th का बी लगाइएगा, ठीक है, वैरायटी ऑफ टीचिंग एड 9। चलिए 11th क्वेश्चन देखो, moral values can be effectively inculcated among the students when the teacher, नैतिक मूल्यों को विद्यार्थियों में प्रभावी रूप से तभी विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक frequently talk about values, himself practices them, tells stories of great person, talk of gods and goddess, देवी देवताओं की बात करें, ठीक है, महान व्यक्तियों की कहानियां बताएं, स्वयं उनका अभ्यास अगर टीचर करे, या फिर अक्सर मूल्यों की बात करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। 11th का जिसने भी बी मार्क किया है बिल्कुल सही है, हिमसेल्फ प्रैक्टिसेस देम, जब तक टीचर उस चीज को नहीं अप्लाई करेगा तब तक बच्चे नहीं उस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो शिक्षक होता है वो एक मॉडल का काम करता है अपने बच्चे के लिए, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बी जिसने भी मार्क किया वो सही है, कोमिला यादव और दीक्षा शर्मा प्लीज चेक कर लो, ठीक है। 11th का बी ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करिए, थोड़ा रुक के चलूं या फिर इसी स्पीड से चले। 12 क्वेश्चन देखो, स्पीड कम करनी है तो बता देना भाई। फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल क्या है ये, ड्यूरेबल लर्निंग लर्नर शुड हैव, कुशल और टिकाऊ शिक्षण के लिए शिक्षार्थी के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एबिलिटी टू लर्न ओनली, रिक्विसाइट लेवल ऑफ मोटिवेशन ओनली, या फिर अपॉर्चुनिटीज टू लर्न ओनली, डिजायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन।
कई बार मुझे क्वेश्चन पढ़ के हंसी आ जाती है। 12 का आंसर करिए। बिल्कुल सही बात है भाई, ओनली 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 लिखा हुआ है, ठीक है, ओनली ओनली ओनली, तो ये क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। डिजायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी, क्षमता और प्रेरणा का वांछित स्तर जो है वो होना चाहिए बच्चों के अंदर, ठीक है, लर्नर के अंदर, शिक्षार्थी के पास। बिल्कुल सही बात है, जिसने भी डी मार्क किया वो बिल्कुल करेक्ट है। चलो 13 पे चलो भाई, स्पीड बता देना अगर कम करनी हो तो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू, शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, शिक्षण की सर्वोत्तम विधि, इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, आस्क स्टूडेंट टू रीड बुक, सजेस्ट गुड रेफरेंस मटेरियल, इनिशिएट ए डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट। बताओ, जानकारी प्रदान करना, बच्चों को ये कह देना बुक पढ़ लो, या फिर कोई अच्छा मटेरियल उनको सजेस्ट कर देना, रेफरेंस मटेरियल जहां से वो पढ़ सकते हैं, या फिर चर्चा आरंभ कर देना और उसमें भाग लेना। बिल्कुल सही बात है भाई, जिसने भी 13 का यहाँ पर क्या दिया है, डी दिया है, वो बिल्कुल सही है। इनिशिएटेड डिस्कशन और उसमें पार्टिसिपेट करना, 13 का डी बिल्कुल सही है यहाँ पर। सेशन पसंद आ रहा है तो अभी लाइक कर दीजिए फटाफट से, और अपने सभी फ्रेंड्स में व्हाट्सएप में जहां मर्जी वहां शेयर भी कर देना। चलो 14 पे चलो। इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट, कक्षा के अंदर बातचीत उत्पन्न होनी चाहिए। कैसी बातचीत, आर्ग्यूमेंट की, इंफॉर्मेशन, आइडियाज या फिर कंट्रोवर्सी, क्या जनरेट करता रहना चाहिए भाई इंटरेक्शन क्लासरूम के अंदर। बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है, इसमें सोच रहा है क्या है, आइडियाज क्या जनरेट होने चाहिए, विचार जनरेट होने चाहिए। चलो नेक्स्ट पे चलो। 15 क्वेश्चन, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट अलोंग विद नॉर्मल स्टूडेंट, एक बच्चा है जिसको कम दिखता है, विजुअली चैलेंज्ड बच्चा है, दृष्टिबाधित बच्चा है, उसको वो नॉर्मल बच्चों के साथ ही है, और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली एज अ टीचर उसको पढ़ाने की, तो आप किस प्रकार का ट्रीटमेंट उस बच्चे को देंगे, कैसे आप उस बच्चे के साथ बिहेव करेंगे। ऑप्शन पढ़िए, और आप टीचर बन चुके हैं ये मान लो और आंसर करो। नॉट गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजोरिटी में सफर, कह रहे हैं कि भाई एक बच्चे की वजह से बाकी बच्चे बहुत अफेक्ट होंगे, बाकी बच्चे बाधित होंगे, तो मैं उसको अटेंशन नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन द क्लासरूम, सहानुभूति पूर्वक उसका ख्याल रखेंगे। सहानुभूति पूर्वक मतलब बेचारा, you will think that blindness is his destiny and hence you cannot do anything, आप ये समझेंगे कि ये उसकी नियति है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। या फिर arrange a seat in front row and try to teach at a pace convenient to him, बिल्कुल सही बात है भाई, डी पर ही जाएंगे, बाकी के सारे ऑप्शन खुद ही कह रहे हैं कि नंबर कटवा देंगे हम अगर चूज करोगे तो हमें। 15 का डी बिल्कुल सही है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट, एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है, नहीं बताना है। ये क्वेश्चन आई थिंक अभी पीछे भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, शायद कल या परसों में ही डिस्कस किया, जिसमें मैंने ये कहा था कि एक अच्छे परीक्षण की कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है, और वो मैंने 4 थे ऑप्शन में, चारों आपके साथ डिस्कस भी करे थे। तो रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और वैलिडिटी जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जबकि जो एम्बिग्यूटी है ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। रिलायबिलिटी होता है, ऑब्जेक्टिविटी होता है, वैलिडिटी होता है, प्रैक्टिकलिटी होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो एम्बिग्यूटी नहीं होता, अस्पष्टता नहीं होती है, बाकी सभी जो है परीक्षण की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं होती हैं, ठीक है। चलो 16 का सी मार्क कर दिया जिसने, वो बिल्कुल सही है, 1 नंबर आपको मिल गया। 17 क्वेश्चन पर मूव करिए। For a teacher, which of the following methods would be correct for writing on the blackboard? बताइए, एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही होगी, कौन सी विधि सही होगी। राइटिंग फास्ट एंड क्लियरली एज पॉसिबल, तेजी से लिखना और बिल्कुल साफ साफ लिखना, स्पष्ट रूप से लिखना। राइटिंग द मैटर फर्स्ट एंड देन आस्किंग स्टूडेंट टू रीड इट, पहले लिख दो और फिर बोलो उनको कि भाई पढ़ो। आस्किंग ए क्वेश्चन टू स्टूडेंट एंड देन राइटिंग द आंसर एज स्टेटेड बाय देम, या फिर राइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल। चलिए बताइए इसका आंसर।
क्या मार्क कर रहे हो आप? 17 का आप मार्क कर रहे हो क्या? ठीक है, बिल्कुल सही है। 17 का क्या आएगा भाई? डी ही आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप राइट करेंगे एज क्लियरली एज पॉसिबल। ठीक है, चेक कर लो भाई, डी के अलावा जो भी यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। राइटिंग द मैटर फर्स्ट एंड आस्किंग स्टूडेंट टू रीड इट, नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। 17 का डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 पे चलो, अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही शी, एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह क्या करे? हेल्प स्टूडेंट इन बिकमिंग बेटर सिटीजन, इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट, छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करके, प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, पेपर में पास हो जा रहे हैं तो क्या वो टीचर सक्सेसफुल हो गया है? प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, बिल्कुल बढ़िया ढंग से आप विषय वस्तु को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हो, तब आप एक सक्सेसफुल मास्टर बन जाओगे। बताओ, एक सक्सेसफुल आप कह सकते हो, सफल मास्टर आप कैसे बन सकते हो, शिक्षक आप कैसे बन सकते हो? इसको गलत मत करना, ठीक है? क्वालिटी है ये आप लोगों की, इसको गलत मत करना। देखो कर दिया गलत। एटीन का ए जिसने दिया है वो सही है। हेल्प स्टूडेंट इन बिकमिंग बेटर सिटीजन, 18 का ए जिसने दिया है वो बिल्कुल सही है। भाई एक बात बताओ, मैं एज ए टीचर, आपका काम है कि आप पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट नॉलेज को अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी करेंगे, आपके बच्चे पास भी हो जाएंगे, आप सब्जेक्ट की नॉलेज भी उनको दे रहे हो। क्या आप ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे एक अच्छे नागरिक बने? एक टीचर की सफलता तभी कहलाई जाती है जब उसका बच्चा कहीं सेटल तो हो ही रहा है, साथ के साथ वो क्या कर रहा है, एक अच्छा, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बन रहा है। तो एक बेटर सिटीजन अगर बन रहा है तो वो शिक्षक वहीं पर ही सफल हो जाता है। तो 18 का ए यहाँ पर जिसने मार्क किया वो सही है। बाकी कुछ कैंडिडेट है यहाँ पर जिन्होंने आई थिंक बी मार्क किया है, ठीक है, और डी नहीं, डी भी नहीं आएगा। ठीक है, 18 को ए मार्क करिए, 18 का ए आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा 18 का ए। चलो नेक्स्ट पे चलो। 19 क्वेश्चन, इफेक्टिव टीचिंग इज द फंक्शन ऑफ, प्रभावी शिक्षण एक कार्य है, प्रभावी शिक्षण एक कार्य है। टीचर्स सेटिस्फैक्शन, टीचर्स होने ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड, टीचर्स लाइकिंग फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस। बताइए 19 का बताएंगे। नाइनटीन का प्रभावी शिक्षण हो रहा है। 19 हरियाणवी मेम्स गलत है भाई, 19 का बी नहीं आएगा। ठीक है, 19 का सी मार्क करेंगे आप सभी। टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड, टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और साथ ही उनको समझाने का भी काम कर रहे हैं। ठीक है, टीचर्स लाइकिंग फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस, ना ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, सी आंसर मार्क करेंगे आप सभी लोग। सी मार्क, सी जिसने मार्क किया है उनका 1 नंबर पक्का हो गया है। चलो नेक्स्ट पे चलिए। 20 क्वेश्चन, द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है, मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, पर्सनल एडजस्टमेंट, इनकलकेशन ऑफ नॉलेज। अब बताओ इसका क्या आंसर मार्क करोगे? अगर आपने मतलब अच्छे से पढ़ा है सारी चीजों को, आप कंसेप्ट समझने लगे हो सारी चीजों के, तो आप एक बढ़िया आंसर ही पिक करेंगे यहाँ पे। नमस्ते भाई, नमस्ते। बढ़िया आंसर ही पिक करना है सभी को। बहुत बढ़िया, जिसने बी पिक किया है ना बहुत सही है भाई। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, अगर लर्निंग हो रही है, अगर अधिगम हो रहा है, तो अगर बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं उस चीज को अप्लाई करेंगे और कहीं ना कहीं उनके व्यवहार में मॉडिफिकेशन होगा, व्यवहार में बदलाव होगा। पहले कोई कंसेप्ट अगर बच्चे को नहीं आ रहा था तो वो क्वेश्चन नहीं बना पा रहा था, कंसेप्ट उसने समझा तो उसने क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया, उसका बिहेवियर चेंज हुआ। ठीक है, तो 20 का बी मार्क करेंगे आप सभी। एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। चलो 21 को देखो भाई,
अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर, आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। टाइम लो, अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को, बढ़िया से रीड करो फिर आंसर करो, जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। टाइम लो अच्छे से इस क्वेश्चन पे। पहला है रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस वन, जो आपका जो प्रेजेंट का ज्ञान है उसको आप प्रीवियस से क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो। इवैल्यूएशन मूल्यांकन, रीटीचिंग पुनः शिक्षण। अगर आप इन सारे ऑप्शंस को भी नहीं समझ पा रहे हो ना, तो आप बीच के 2 ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को बहुत आराम से बना सकते हो, ठीक है। या फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना और प्रेजेंट करना सभी सामग्रियों को, अनुदेशात्मक सामग्रियों को। 21 आप मार्क भी करने लग गए हो। अरे वाह, बहुत जल्दी मार्क करने लग गए, मुझे लगा आप लोग टाइम लेंगे। दो ऑप्शन पिक कर लिए लगता आपने, है ना, 2 ही ऑप्शन आपने पिक कर लिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया जवाब है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो मैं बात कर रही हूँ मैं इवैल्यूएशन और रीटीचिंग की बात करूंगी। फिर जब हम मूल्यांकन करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से प्लान करते हैं, ठीक है, और रीटीचिंग करते हैं। तो सेकंड और थर्ड आपका लगातार आएगा, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ डी में है, ठीक है। बाकी आप इनको भी देख सकते हो, ये भी आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो 21 का आपका डी ही आएगा। फोर्थ पहला आएगा पहले नंबर पर, ठीक है। फिर आपका ये दूसरे नंबर पर आएगा, ये आपका तीसरे नंबर पर आएगा, और उसके बाद ये आपका 4th और 5th नंबर पर। बिल्कुल बढ़िया है भाई, इस क्वेश्चन को किसी ने भी गलत नहीं किया, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। 22 क्वेश्चन पर चलो। टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन लेवल इज टू, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षक की क्या भूमिका होती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट, टीचर की जो भूमिका है वो छात्रों को जानकारी प्रदान करना है। प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट, एनकरेज हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, या फिर हेल्प स्टूडेंट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। चलिए ज्यादा वक्त ना लो इस क्वेश्चन में। अगर मेरी वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है तो इससे अच्छा मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। 21 का आप सभी बी मार्क कर रहे हो, दैट इज वेरी करेक्ट। प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट, बच्चे खुद से भी सब शिक्षण को बढ़ावा देना, खुद से पढ़ने लगते हैं भाई। हायर एजुकेशन में आप क्वेश्चन आंसर नहीं लिखाते हो, है ना, बच्चे सेल्फ पढ़ते हैं ना, कि क्वेश्चन 1 का आंसर ये लिखो, क्वेश्चन 2 का आंसर ये लिखो, ये हम छोटी क्लासेस में करते हैं, ठीक है। तो 22 का बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आएगा। चलो 23, अ गुड टीचर मस्ट बी, एक अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए है, कैसा होगा एक अच्छा शिक्षक। रिसोर्सफुल और ऑटोक्रेटिक होगा, या फिर रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव होगा, रिसोर्सफुल एंड अथॉरिटेटिव होगा, रिसोर्सफुल एंड डोमिनेंट होगा। बताओ कैसा होगा एक अच्छा शिक्षक, बताओ अपनी क्वालिटीज सारे, क्या पिक करोगे अब। 23 का आई थिंक बी ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं ना आज की क्लास में। बहुत सही है भाई, 23 का बी जिसने मार्क किया है बिल्कुल सही है। रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव बिल्कुल सही है, ठीक है। डोमिनेंट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, पार्टिसिपेटिव बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही चीज है ये, ठीक है। चलो 23 का एन मार्क कर रहे हैं, आई थिंक ये टाइपिंग मिस्टेक है फिर, है ना। चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की सर्वोत्तम विधि क्या है। लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, कौन सी है सबसे बेस्ट बतानी है। लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है। 24 पे आ जाइए जी, उसका बी ही है। 23 का सी किसने दे दिया, पूजा गौतम में नहीं, उसका 2 आएगा, ठीक है। मैम मैं बीमार पड़ गई, मुझे रिवीजन करना, हाँ तो बुखारी तो आया होगा, रिवीजन हो जाएगा उसमें, क्या दवाई वगैरह लो, रिवीजन करो, ठीक है। चलो 24 का आप क्या मार्क कर रहे हो, बी, बी
24 बी बी सी बी 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 जिसने भी 24 का सी मार्क किया है बस वही सही है, बाकी सबके नंबर गए कट। ठीक है, बाकी सबके नंबर गया कट। ये नंबर तो खोया ही खोया, साथ में नेगेटिव मार्किंग लगा लो। और ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग को जोड़ के मुझे अपने नंबर बताना। अब तो 24 का सी आएगा भाई। ये सबसे तगड़ा मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। आप यहाँ पर बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेट करके बता रहे हो, उनको प्रदर्शन करके दिखा रहे हो। ठीक है, जैसे साइंस में होता है ना, सारी चीजें आप प्रयोगशाला में ले जा करके बच्चों को सारी चीजें करवाते हो, तो वो चीज उनके दिमाग में ज्यादा टाइम तक रहता है। डिस्कशन में क्या होगा, आप सिर्फ वर्बली बातचीत कर लोगे कि भाई ऐसे ऐसे होता है, वहीं आप उस चीज को प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हो डिमॉन्स्ट्रेशन में। तो प्रैक्टिकली करके दिखाओगे तो जब एग्जाम में बच्चा बैठेगा तो उसके दिमाग में वो यूं का यूं छप जाएगा और वो आंसर कर पाएगा। ठीक है, तो 24 का बी ना मार्क करो। 24 का जिसने भी, और बहुत कम है ये, मैं एक बार नाम लूंगी, शिंटू कुमार ने 24 का सी दिया है, कोमिला यादव ने दिया है, और इसके अलावा एक और है बस, सोनिका रावत ने। बाकी किसी ने नहीं दिया, बाकी सब बी पे चल रहे हो। ठीक है, तो 24 क्वेश्चन का जो है आंसर डिमॉन्स्ट्रेशन आएगा। ध्यान में रखना इस चीज को, डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत ही अच्छा मेथड होता है जिसमें आप प्रैक्टिकल करके सारी चीजों को दिखाते हो। ठीक है, अच्छा आपका नाम रह गया, प्रभुपुर का नाम रह गया। थैंक यू सो मच। अगर आप सभी को अच्छे लग रहे हैं सेशन, पसंद आ रहे हैं तो ठीक है, 24 का ध्यान में रखना, सी आएगा। चलो नेक्स्ट पे चलो। लास्ट क्वेश्चन है आज की सेशन का, और ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए है, क्योंकि ये मैंने इतना बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था, बहुत बढ़िया तरीके से थ्योरी में। ठीक है, चलो पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केल्ड डाउन टीचिंग सिचुएशन। बताओ, स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन ये मैंने करवाया हुआ है, और साथ में ये भी मैं आपको बता दूं, जब मैंने टीचिंग मेथड्स कराए थे तो मैंने आपको ये करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक सीमित शिक्षण स्थिति है? मैक्रो टीचिंग है, टीम टीचिंग है, कोऑपरेटिव टीचिंग है, या फिर माइक्रो टीचिंग है? इसका जवाब आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, सुखदीप ने यहां पर मार्क किया है 25 का डी। लास्ट क्वेश्चन है 25 लो कर दिया गलत। आपको अगर ये पता है स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन या फिर मेथड क्या होता है, तो फिर आप इसको गलत नहीं कर सकते हो। अगर आप इसको गलत कर रहे हो तो मतलब आपको ये नहीं पता है कि स्केल डाउन टीचिंग अप्रोच क्या होती है। ठीक है, फिर आपको ये नहीं पता है। तेजस ने भी गलत कर दिया है और ए सैनी ने भी गलत कर दिया है। 25 का डी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अच्छा बी भी कर दिया? नहीं भाई नहीं, सुनो मेरी बात। 25 का डी आएगा माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण आएगा। और माइक्रो टीचिंग हम कब करते हैं भाई? आप सभी ने बीएड करी है ना? अगर आप सभी ने बीएड करी है तो उसमें होता है कि मतलब पढ़वा के देखा जाता है ना, प्यूपिल टीचर उनको बोला जाता है। और जो जैसे जेबीटी वाले होते हैं उनकी पूरी प्रैक्टिस चलती है, वो स्कूलों में जाकर के पढ़ा के आते हैं। ठीक है, तो ये जो माइक्रो टीचिंग है वो उन कैंडिडेट की जाती है जिनको भविष्य में टीचर बनना होता है। ठीक है, उनकी एक तरीके से वो कैसे पढ़ाएंगे उनको पढ़ाना सिखाया जाता है। ठीक है, और माइक्रो टीचिंग यहाँ पर इसलिए, वहां टीचर ट्रेनिंग और माइक्रो टीचिंग यहाँ पर इसलिए बोलती है क्योंकि क्लास का साइज भी बहुत कम होता है, टाइम भी आपका बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, 36 मिनट के लिए होती है सारी चीजें। ठीक है, और इसलिए इसको स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन बोलते हैं माइक्रो टीचिंग को। इसको ध्यान में रख लो, इसको ध्यान में रख लो। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन टीचर हूं। 25 का ठीक है, माइक्रो टीचिंग आएगा भाई इसका आंसर। और ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा लगाया भी है, जो मैंने तब भी आपको समझाया था कि अगर माइक्रो टीचिंग की बात करें तो सबसे पहले किसने इसको, इस मेथड को अडॉप्ट किया था, तो ड्वाइट डब्ल्यू एलन का नाम आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में डीडी तिवारी इलाहाबाद, ये आप नाम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आपको एलन का नाम पता होना चाहिए है, और आपको
हाँ बिल्कुल, बहुत कम बच्चे होते हैं उसमें, ठीक है। और एलन ने क्या कहा है कि माइक्रो टीचिंग डिवाइड द एंटायर टीचिंग इनटू स्मॉल एक्टिविटीज, और साथ ही इसको स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर भी, मतलब क्लास साइज जो है वो आपकी कम हो जाती है, टाइम कम हो जाता है। जैसे साइज की बात करें तो 5 से 10 से मतलब आपको कहीं पर 5 से 10 देखने को मिलेगा, 3 से 10 आपको देखने को मिलेगा, इतने बच्चे होते हैं। क्लास का ड्यूरेशन भी आपका 5 से 10 मिनट का होता है, और एक टाइम पर एक ही स्किल यहाँ पर आपकी ली जाती है, ठीक है। ये आपको चीजें पता रहनी चाहिए माइक्रो टीचिंग के बारे में। और इसमें एक साइकिल भी होती है, ये भी सबको पता होनी चाहिए है। हाँ बता रही हूँ स्केल डाउन, ठीक है, बता रही हूँ, मैंने इसलिए लगाया फिर कि आपको रिवाइज करवा दूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। माइक्रो टीचिंग साइकिल में आपको क्या करना होता है, ये जो साइकिल है वो 36 मिनट की होती है, 36 मिनट की होती है, अवधि ध्यान में रखना। और इसमें क्या क्या होता है, पहला होता है प्लानिंग करना, कि मतलब जो पीयूपी टीचर जो भी है, मतलब जिनकी भी हो रही है ये, पहले प्लान करते हैं, फिर वो टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, और पढ़ाना 6 मिनट के लिए होता है पढ़ाना। उसके बाद फीडबैक दिया जाएगा, फीडबैक जो उसके साथ ही वहां पर एज ए स्टूडेंट बन के बैठे हुए हैं वो भी फीडबैक देते हैं, साथ में जो टीचर्स देख रहे हैं वो भी फीडबैक देते हैं कि भाई आपने कहाँ कमी रखी है, आपने कहाँ आपसे दिक्कत हो गई है, वो वहां पर भी फीडबैक होती है, वो 6 मिनट का होता है। उसके बाद रीप्लान आपका 12 मिनट का होता है, कि आपको फीडबैक मिल गई है, फिर आप रीप्लान करेंगे अपनी सारी चीजों को, उसमें आपको ज्यादा मिनट लगेगा, 12 मिनट का होता है। फिर रीटीच करेंगे जो कि 6 मिनट के लिए है, और री फीडबैक 6 मिनट के लिए, ऐसे करके आपका ये पूरा 36 मिनट का हो जाता है। ये आपको जरूर पता रहना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये पूरा मैंने वही लिखा है जो अभी मैंने यहाँ पर बताया, और आपको टीचर जो है फीडबैक देता रहता है भाई, ठीक है। और इसमें इवन रिकॉर्डिंग वगैरह भी होती है, जिसमें जो प्यूपिल टीचर जो यहाँ पर पढ़ा रहा है वो भी अपना खुद को एनालिसिस करने के लिए उनको देख सकता है, उससे भी उसको फीडबैक मिल सकती है, ठीक है। ये समझ में आया माइक्रो टीचिंग। तो एलन का नाम और डीडी तिवारी हिंदुस्तान में, हरियाणा में अगर पूछे, मतलब हरियाणा कह रही हूँ, इंडिया में, ठीक है। चलो ये आपके आंसर्स मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, ये मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी। चलो ओके गाइस, ठीक है, खत्म करें इसको।